नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे विज्ञान के दूसरे पाठ रेशों से वस्त्र तक को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम दो भागों में जानेंगे। आज के भाग में हम जानेंगे कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे खाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, या रहने के लिए हमें घर चाहिए होता है, और पहनने के लिए हमें वस्त्र चाहिए होता है। भोजन की पूर्ति पौधों और जंतुओं के द्वारा हो जाती है। रहने के लिए घर हम स्वयं निर्माण करते हैं। लेकिन पहनने के लिए जो वस्त्र हम पहनते हैं, क्या कभी आपने सोचा है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चों, ये जो वस्त्र होते हैं ये भी हमें पेड़ पौधे और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें वस्त्र कैसे प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। बच्चों, आपने जो ये वस्त्र पहने हुए हैं, कभी अगर आप इनको ध्यान से देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक से इसमें जाल बने होते हैं, धागों के बारीक जाल। अब ये धागे कहाँ से आते हैं बच्चों? तो ये जो धागे होते हैं ये रेशों से बनते हैं। आप कभी भी अगर आपके घर में दादी नानी कभी भी अगर स्वेटर बुनती हैं, तो उस स्वेटर में जो ऊन का प्रयोग होता है उसको अगर ध्यानपूर्वक देखिए इस तरीके से, तो इससे बिल्कुल बारीक बारीक रेशे निकले हुए होते हैं। ये रेशे बच्चों हमें पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, जो रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं, और जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। पादप रेशे जैसे कि हम सूती कपड़े पहनते हैं वो हमें कपास के पौधे से मिलता है। इसके बारे में हम पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 6 में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कौन कौन से पादप रेशे होते हैं। आज की कक्षा में हम जांतव रेशे पे चर्चा करेंगे, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। इनमें मुख्य हैं ऊन और रेशम। तो आइए बच्चों देखते हैं ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है। आपके मन में तुरंत उत्तर आया होगा कि ऊन तो हमें भेड़ से प्राप्त होता है, पर बच्चों ऐसा नहीं है। ऊन हमें सिर्फ भेड़ से नहीं प्राप्त होते हैं, अन्य और भी जंतु हैं जिनके बालों से ऊन बनते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले याक को आपने शायद पिक्चरों में देखा होगा। ये पहाड़ी क्षेत्र का जानवर है। पहाड़ी क्षेत्र जैसे तिब्बत और लद्दाख, ये वहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। इसलिए तिब्बत और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग याक के बालों का ऊन के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो भी ऊनी वस्त्र लोग उपयोग करते हैं उनमें याक के बालों का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरियन ऊँट, जी हाँ बच्चों, ऊँट के बालों का भी प्रयोग ऊन बनाने में होता है, परंतु ध्यान रहे हर ऊँट के बाल का प्रयोग ऊन बनाने में नहीं होता है। ये एक विशेष किस्म का ऊँट होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियन ऊँट। ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं और इनके जो बाल होते हैं थोड़े मुलायम होते हैं, जो सामान्यतः ऊँटों से में नहीं होते हैं। तो इनके बालों का भी प्रयोग जो होता है वो ऊन बनाने में होता है। और एक और ख़ास बात है बच्चों, इस ऊँट में 2 कुबड़ पाए जाते हैं। सामान्यतः जो ऊँट हमने देखे होंगे या जो हमारे देश में पाए जाते हैं उनमें एक ही कुबड़ होता है, लेकिन इस बैक्टीरियन ऊँट में 2 कुबड़ होते हैं। तो बच्चों देखा आपने, याक और ऊँट, इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा बकरी, जी हाँ बच्चों, बकरी से भी ऊन हमें प्राप्त होता है, लेकिन सामान्य बकरी से नहीं, जिसे हम और आप देखते हैं या जो हमारे घर के आसपास दिखती है या जिन्हें हमने घर में पाल रखा है, हम उस बकरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक विशेष बकरी होती है जिसका नाम है अंगोरा बकरी। ये बच्चों जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है और इससे बनने वाले जो शॉल या ऊनी वस्त्र होते हैं वो अंगूरी वस्त्र कहलाते हैं या अंगोरा शॉल। और इसके बाल से जो शॉल बनती है बच्चों वो बहुत ही मुलायम होती है
और शरीर को बहुत गर्म रखती है। अंगूरी शाल की तो बहुत अच्छी खासियत ये कही जाती है कि वो इतनी मुलायम होती है कि उसे एक छोटी सी अंगूठी से आप पूरी शॉल को गुजार सकते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, ये बहुत महंगी भी होती है। लामा और अल्पेका ये कुछ और भी जंतु हैं जिनके द्वारा हमें ऊन प्राप्त होते हैं, लेकिन ये हमारे देश के नहीं हैं, ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो भेड़ के अलावा कौन कौन से और जंतु हैं जिनके द्वारा हमें ऊन प्राप्त होते हैं? याक, ऊंट, बकरी, लामा और अल्पेका, ये और भी जंतु हैं जिनके द्वारा हमें ऊन प्राप्त होता है। अब आते हैं भेड़ पे, जिसके बालों से जो ऊन बनते हैं वो सामान्यतः हम और आप प्रयोग में करते हैं। जो बाजार में स्वेटर, हमारे यहाँ जो स्वेटर उपलब्ध होते हैं वो मुख्यतः भेड़ के बालों से ही बने होते हैं। हमारे देश में कई नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं, जैसे कि बाखरवाल जो कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। इनके बालों से बनते हैं बच्चों ऊनी शॉल के लिए। जो ऊनी शॉल हम और आप प्रयोग में लाते हैं वो अधिकतर बाखरवाल नस्ल की भेड़ होती है। आप तो जानते हैं कि सभी जंतुओं को उनकी गुणवत्ता के आधार पे अलग अलग नस्ल के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे गाय होती है, गाय को भी अलग अलग नस्ल के नाम दिए जाते हैं। उसी प्रकार भेड़ों को भी उनके ऊन की गुणवत्ता के आधार पे, उनके जो शरीर पे जो बाल पाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता के आधार पे अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। पहला हमने पढ़ा भाखरवाल, दूसरी है रामपुर बुशायर। ये जो रामपुर बुशायर है ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और इसके ऊनों से क्या बनते हैं बच्चे? कंबल। जो कंबल हम और आप सर्दियों में ओढ़ते हैं वो जो बनते हैं वो रामपुर बुशायर के बालों से बनते हैं। तीसरी है नाली, ये मुख्यतः राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है और इससे गलीचे बनाए जाते हैं। लोही, लोही राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है और इससे विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी जो नस्ल की भेड़ होती है बच्चों ये गुजरात में पाई जाती है और इससे मोटी व रूक्ष ऊन कंबल के लिए प्रयोग किया जाता है। पाटनवाड़, ये गुजरात की में पाई जाती हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के होजरी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हमारे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है वो है राजस्थान। पहले नंबर पे राजस्थान है जहाँ पे भेड़ पालन बहुतायत में किया जाता है। उसके बाद पंजाब और फिर हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पे भेड़ पालन बहुतायत में किया जाता है। ये तो बच्चों हमने जाना कि हमारे देश में किन किन नस्लों की भेड़ पाई जाती है और उनसे पाए जाने वाले बालों का प्रयोग किन किन प्रकार के ऊनी वस्त्रों में किया जाता है। आइए जानते हैं कि भेड़ का पालन और प्रजनन किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले हम जानते हैं कि भेड़ के बालों पे जो बाल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके शरीर पर भी जो बाल होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। कहीं बहुत मुलायम होते हैं, कहीं बहुत रूखे होते हैं। जैसे दाढ़ी की या त्वचा पे थोड़े से रूखे बाल होते हैं और जो आपके शरीर पे रोए होते हैं, महीन रोए होते हैं, वो मुलायम होते हैं। उसी प्रकार भेड़ के शरीर पर भी दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल, जिनका प्रयोग हम ऊनी वस्त्र बनाने में नहीं करते हैं, और दूसरा त्वचा के निकट अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। और बच्चों इन्हीं बालों का प्रयोग ऊन बनाने में होता है। कुछ भेड़ें तो ऐसी होती हैं कि जिनके पूरे शरीर पे बहुत ही मुलायम बाल पाए जाते हैं और ऐसी भेड़ों को दूसरी भेड़ों को जन्म देने के लिए प्रयोग किया जाता है। भेड़ पालन और प्रजनन। अगर हमें भेड़ों से ऊन चाहिए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? भेड़ों को पालना होगा। तो भेड़ों को पालने के लिए भेड़ों के लिए क्या आवश्यक है ये जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि भेड़ एक शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी जंतु यानी कि वो जो अपना जीवन या जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। भेड़ भोजन के रूप में घास, छोटे पौधे, ज्वार, मक्का आदि का सेवन करते हैं। अच्छा बच्चों,
भेड़ के बालों की गुणवत्ता जो है बहुत कुछ निर्भर करती है भेड़ के पोषण पे, उसे किस जलवायु में रखा जाता है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपके घर के आसपास गाय का पालन होता है, गाय भैंस का पालन होता है, तो आपने सुना होगा कि अगर गाय या भैंस को अच्छा चारा खिलाया जाए तो उसके दूध की गुणवत्ता अच्छी होती है, वो स्वादिष्ट और मीठा दूध देती है। उसी प्रकार भेड़ पालन में भी अगर हम भेड़ के पोषण का ध्यान दें तो भेड़ के बालों की गुणवत्ता अच्छी होगी। विश्व में भेड़ पालन में भारत का स्थान तीसरा है। हमारे देश में भी भेड़ पालन बहुतायत से होता है और विश्व के समस्त देशों में हमारा जो स्थान है वो तीसरा है। न्यूजीलैंड की मैरिनो भेड़ का ऊन गुणवत्ता की दृष्टि में सबसे अच्छा होता है। तो बच्चों, सबसे अच्छी भेड़ जो मानी जाती है, जिसके ऊन बहुत अच्छे होते हैं और ये कहा जाता है कि एक बार जब इसके बालों की कटाई होती है तो इससे से कम नहीं तो 5 से 6 किलो ऊन प्राप्त होता है। तो उस भेड़ का क्या नाम है बच्चों? उस भेड़ का नाम है मैरिनो। अच्छी गुणवत्ता वाली भेड़ों को नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इसके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। कई बार आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में ये प्रश्न भी आ सकता है, पूछा जाता है कि वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है। तो ये तो आप बच्चों जानते ही हो कि आपका जो गुण है, आपके अंदर जो गुण हैं वो आपके माता पिता से ज़रूर आते हैं। तो यदि आपके माता पिता में अच्छे गुण होंगे तो आपके अंदर भी अच्छे गुण आएंगे। उसी प्रकार भेड़ों में भी अच्छी नस्ल की भेड़ प्राप्त करने के लिए उन जनक के रूप में अच्छी नस्ल की भेड़ों का चयन किया जाता है। तो इस चयन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। अच्छा बच्चों, भेड़ के बारे में एक बहुत ही रोचक तत्व है। सर्वप्रथम किसी जीव का जो क्लोन बना था, वो क्लोन जो बना था वो भेड़ का ही बना था। और इसे किसने बनाया था? ये बना था बच्चों 1996 में इंग्लैंड में, और इसे बनाने वाली थी रॉसेल संस्था। और इस भेड़ का, जो भेड़ का क्लोन बना था, उस भेड़ का नाम रखा गया था डॉली। तो है ना बच्चों ये रोचक तत्व भेड़ के बारे में। ये तो हुई बच्चों भेड़ के बारे में बात की, भेड़ को कैसे पाला जाता है या कितने नस्ल की भेड़ हमारे देश में होती हैं। अब है कि भेड़ के बालों से हमें ऊन आखिर प्राप्त कैसे होता है। तो आइए चलते हैं भेड़ के बालों से ऊन का धागा बनने तक के जितने भी चरण होते हैं उन्हें एक एक करके जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इसे ऊन के रेशों की कटाई कहते हैं। तो बच्चों, एक प्रश्न हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि भेड़ के बालों को जब काटा जाता है, क्योंकि जब भेड़ के बालों की कटाई होती है तो एक उनके त्वचा की जो एक पतली सी परत होती है उसके साथ की जाती है, तो क्या ऐसा नहीं होता कि भेड़ को कष्ट होता है? बिल्कुल नहीं बच्चों। भेड़ के बालों की कटाई की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम और आप नाई के पास जाकर के अपने बालों की कटाई करते हैं। तो क्या आपको दर्द होता है? बिल्कुल नहीं। तो भेड़ के बालों को अभी जब कटाई होती है तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। और हाँ बच्चों, ये प्रक्रिया जो होती है वो गर्मी के मौसम में होती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो भेड़ के बाल होते हैं वो एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है भेड़ को सर्दी से बचने के लिए। अगर हम सर्दी के मौसम में कटाई कर देंगे तो भेड़ को कष्ट होगा। इसीलिए भेड़ के बालों की जो कटाई होती है मुख्यतः गर्मी के मौसम में होती है। अब भेड़ के बाल तो कट गए, अब आगे की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो दूसरा चरण है, वो कहलाता है अभिमार्जन। बच्चों, जो अभिमार्जन होता है उसे साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो वो है भेड़ के रेशों की, जो कटाई के बाद जो हमें रेशे या जो बाल हमें प्राप्त हुए हैं उसकी सफाई। क्योंकि जो हमें प्राप्त होते हैं जो कटाई के बाद रेशे, इसमें विभिन्न प्रकार के धूल के कण, गर्द, चिकनाई आदि मिली होती है। इन्हें साफ करने के लिए इस तरीके से पानी की टंकी में भिगो करके अच्छे से धोया जाता है। ये प्रक्रिया अब मशीनों के द्वारा भी होती है।
जब बाल अच्छे से साफ हो जाते हैं उसके बाद उनकी छटाई की जाती है। तीसरा चरण कौन सा है बच्चों? छटाई। छटाई में आपको नाम से ही समझ में आता है कि बालों को अलग अलग प्रकार से छाटा जाता है। अब छटाई का आधार क्या होता है? एक प्रकार की लंबाई, एक प्रकार की चिकनाई या एक प्रकार के हल्के या भारी तरह। तो इनको इनके आधार पे अलग अलग वर्गों में छाटा जाता है। तो पहले हमने बालों की कटाई की, उसके बाद अभिमार्जन यानी कि बालों की सफाई की, और उसके बाद बालों की गुणवत्ता के आधार पे उनकी छटाई की। अब छटाई के बाद क्या होता है? छटाई के बाद जो हमें प्राप्त होता है, छटाई से प्राप्त कोमल व फूले हुए रेशों को सुखा लिया जाता है और रेशों को ऊन के रूप में कताई की जाती है। तो जो भी छटाई के बाद हमें प्राप्त होते हैं उनको हम मशीनों के द्वारा उनकी ऊन के धागे के रूप में कताई करते हैं। अब कताई के बाद इन जो हमें ऊन का धागा मिला है उनकी रंगाई की जाती है। ये तो आपने देखा होगा कि बाजार में हमें कितने रंगों के ऊन प्राप्त होते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि जो भेड़ के द्वारा हमें जो बाल प्राप्त होते हैं वो या तो काले होंगे, भूरे होंगे या सफ़ेद होंगे। तो उनको रंग बिरंगे रंगों में रंगने के लिए रंगाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है? ऊन के धागों की रंगाई हो रही है। ये हमारा 5वां चरण होता है। इसके अंत में ऊन के धागों की लंबाई के आधार पे अलग अलग तरीके से ऊन का धागा तैयार होता है। जैसे जो बहुत लंबाई के धागे होते हैं उनको ऊनी स्वेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो छोटी लंबाई के धागे होते हैं उनसे ऊनी विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों देखा आपने ऊन का धागा कैसे तैयार होता है। आइए एक मॉडल के ज़रिए से इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से समझते हैं। तो बच्चों ये है एक भेड़ पालन केंद्र, जहाँ से आप दिख रहे हैं यहाँ पे भेड़ है, और ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक भेड़ पालन केंद्र है। यहाँ पे सबसे पहले जब भेड़ के शरीर पे पर्याप्त मात्रा में बाल हो जाते हैं तब उन बालों की इस प्रकार से कटाई की जाती है। अब कटाई के बाद आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पे कितनी गंदगी भरी है, जाहिर सी बात है तरह तरह के धूल के कण, चिकनाई। अब इन्हें साफ करने के लिए दूसरी प्रक्रिया अभिमार्जन की जाती है। अभिमार्जन में कटे हुए बालों को टंकी में डाल के, पानी की टंकी में डाल करके अच्छी प्रकार से धोया जाता है, और धोने के बाद जब ये साफ सुथरे बाल हमें प्राप्त होते हैं तो इनकी छटाई की जाती है। छटाई के क्या आधार होता है बच्चों? इसकी चिकनाई, इनका हल्कापन, इनकी लंबाई, इस तरह से इनकी छटाई की जाती है। और छटाई के बाद जो हमें फूले रेशे प्राप्त होते हैं अच्छे वाले, उनकी हम कताई करते हैं। अब तो ये सब प्रक्रिया मशीनों के द्वारा भी होने लगी है। कताई से प्राप्त रेशे देखिए इस तरह से हमें कताई से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो जाहिर सी बात है कि या तो भूरे होंगे या सफ़ेद होंगे या काले होंगे, क्योंकि भेड़ों के जो बाल होते हैं वो मुख्यतः इन्हीं रंगों के होते हैं। लेकिन हमें तो रंग बिरंगे स्वेटर चाहिए, तो रंग बिरंगे स्वेटर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी रंगाई करते हैं, और रंगाई के बाद हमें इस तरीके से रंग बिरंगे ऊन प्राप्त होते हैं। रंगाई के बाद इन धागों को इनकी लंबाई के आधार पे अलग अलग कर लिया जाता है, और हमें सुंदर सुंदर ऊन के धागे रंग बिरंगे प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए रंग बिरंगे धागे तो हमें मिल गए हैं। अब आप स्वेटर पहनने के लिए तैयार हैं? तो उम्मीद है बच्चों कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भेड़ के बालों से हमें ऊन कैसे प्राप्त होता है। तो ये तो बच्चों पूरी प्रक्रिया हुई ऊन का धागा मिलने के लिए। अब ऊन के व्यवसाय में जो कारीगर लगे होते हैं उनको कई बार होता है सॉटर्स नामक एक रोग हो जाता है। ये जो सॉटर्स नामक रोग होता है ये जो होता है वो एंथ्रॉक्स नामक एक जीवाणु के द्वारा होता है। ये एक रुधिर रोग है जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से ऊन के व्यवसाय में लगे कारीगरों के हाथ में इस तरह से घाव हो जाता है। और इस तरह की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो बच्चों लगभग हर व्यवसाय में होती हैं। हर व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई संकट अवश्य होता है, और इस प्रकार का जो संकट होता है वो कहलाता है व्यावसायिक संकट। तो बच्चों कौन सा रोग होता है? सॉटर्स डिसीज। और किसके कारण होता है? एंथ्रॉक्स नामक
रोग के कारण होता है। तो ये तो बच्चों आज हमने आपका जो दूसरा पार्ट था उसका आधा भाग देखा, जिसमें हमने क्या जाना कि ऊन कैसे बनता है। आपकी पाठ्यपुस्तक के पीछे कई प्रश्न दिए गए हुए हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को आज हम यहाँ पे हल करते हैं, क्योंकि अगले भाग में आप जानेंगे कि रेशम से हमें रेशमी वस्त्र कैसे प्राप्त होता है। तो आज हमने ऊन के बारे में जाना और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने क्या लिया है, ऊन किसे कहते हैं? ऊन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन किसे कहते हैं बच्चों? अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि जो रेशे हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं उनसे, यानी कि जो भेड़ के द्वारा जो भेड़ के बाल से जो रेशे हमें मिल रहे हैं उनसे ऊन बनता है, तो वो क्या हो गया? ऊन कहलाता है। उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त होते हैं। तो किन किन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होते हैं बच्चों? याक, ऊंट और जी हाँ, भेड़ के द्वारा। अच्छा, ऐसा नहीं है बच्चों कि हर जंतुओं के बाल से हमें ऊन मिलता है, क्योंकि बहुत से अन्य जंतुओं भी हैं जिनके शरीर पे बहुत घने बाल होते हैं। जैसे कई किस्म के कुत्ते भी होते हैं जिनके शरीर पे बहुत अच्छे मुलायम बाल होते हैं। शेर के शरीर पे बहुत अच्छे बाल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनके शरीर के बालों से भी ऊन बनते हैं। ऊन कुछ ही जंतुओं के बालों से बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि हर जंतुओं के शरीर पे पाए जाने वाले बालों से ऊन नहीं बनता है। अगला प्रश्न, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ की कुछ भारतीय नस्लों को लिखिए। हमने आपको बताया था कई नस्लों के नाम, जैसे बाखरवाल, नाली, मारवाड़ी, ये सब हमारी भारतीय किस्म की भेड़ें हैं जिनसे कि हमें भारत में ऊन प्राप्त होता है। तो इन नस्लों को बच्चों अवश्य अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरा है वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? वर्णात्मक प्रजनन बच्चों, हमें अगर अच्छी नस्ल की भेड़ मिलेगी तो उसके शरीर पे अच्छी गुणवत्ता के बाल होंगे। अच्छी गुणवत्ता के बाल से हमें अच्छी गुणवत्ता के ऊन प्राप्त होंगे। तो अच्छी नस्ल की भेड़ प्राप्त करने के लिए कुछ भेड़ों को, जो बहुत अच्छी नस्ल की होती हैं, जिनके शरीर में पूरे शरीर में मुलायम रेशे होते हैं, उनको जनक के रूप में चुना जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन। अगला प्रश्न, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? आप सभी जब ठंडियों का मौसम आता है तो रंग बिरंगे स्वेटर निकाल लेते हो। आपके घरों में आपकी दादी नानी भी स्वेटर बिनने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न हुआ है कि हम ये स्वेटर क्यों पहनते हैं? हम सूती या मोटे सूती कपड़े ही क्यों नहीं पहन करके ठंड से बचाव कर लेते हैं? क्योंकि बच्चों, जो ये ऊन का धागा होता है, इनके जो रेशे होते हैं, इनमें हवा भर जाती है और ये एक गर्म हवा की परत आपके शरीर पे बना लेते हैं, जिससे कि आपके शरीर को गर्माहट पहुंचती है। और इसके साथ ही साथ जो ये ऊन का धागा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। बच्चों, ये कुचालक क्या होता है? अगले पार्ट में आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप में हम बता देते हैं कि ऊष्मा जो गर्मी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। कुछ वस्तुओं के द्वारा हमारे जो ऊष्मा होती है वो बड़ी तेज़ी से पहुँच जाती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रोक देती हैं। तो ऐसी ही वस्तुएं कहलाती हैं ऊष्मा की कुचालक। तो जो ये ऊनी धागा होता है बच्चों, ये भी जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। यानी कि आपके शरीर का जो तापमान है, जो आपके शरीर की जो गर्माहट है, वो जो है शरीर के बाहर नहीं निकल पाती है, और जो बाहर की ठंडक है वो आपके शरीर में अंदर नहीं आ पाती है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो जो आपका स्वेटर है जिसे आप पहनते हो, वो आपके शरीर में और बाहर के तापमान के रूप में एक दीवार का काम करता है, जिससे कि बाहर की ठंडक आपके शरीर में अंदर नहीं पहुंच पाती है और आपके शरीर की जो गर्माहट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए हमें जब ठंडियों में हम स्वेटर पहनते हैं, ऊनी स्वेटर पहनते हैं, तो हमें गर्मी का एहसास होता है। ऊनी कंबल जो ओढ़ते हैं
वो भी इसी प्रकार कार्य करता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। बच्चों, आजकल बाजार में तो बहुत से कृत्रिम रेशे भी उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा स्वेटर बन रहे हैं, कंबल बन रहे हैं और उनका प्रयोग भी हम बहुतायत में कर रहे हैं। लेकिन जो गर्माहट, जो ऊष्मा हमें इन जानवरों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं रेशे, उनसे प्राप्त होती है, वो कृत्रिम प्रकार के रेशों से नहीं प्राप्त होती है। तो ये तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। आपके पाठ्य पुस्तक में आपके पाठ के पीछे अन्य और भी प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने पाठ को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आप स्वयं हल करने में सक्षम होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। लेकिन आपकी कक्षा समाप्त करने से पहले हम आज का सुविचार जान लेते हैं। और बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, जीव जंतु हमारे मित्र हैं। जैसे कि अभी आपने आज की पूरी कक्षा में जाना कि भेड़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ठंड के मौसम में हमें स्वेटर ना मिले, हमें ऊनी कंबल ना मिले, तो क्या हम रह सकते हैं? नहीं। तो एक भेड़, एक जंतु हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। इसी प्रकार अन्य और भी जंतु हैं, जैसे गाय, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हर जंतु, चाहे वो छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, उसकी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य होता है। तो इसलिए बच्चों, जितने भी जीव जंतु हैं, उनसे हमारा जो बर्ताव है वो मित्रतापूर्वक होना चाहिए। देखिए, मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। तो बच्चों, अगर हमें महान बनना है तो हमारे आसपास जो भी जीव जंतु उपस्थित हैं, उनके प्रति भी हमें अच्छा व्यवहार करना होगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। नमस्कार।